हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जो कल का लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने भाग एक संघ और उसका राज क्षेत्र पढ़ लिया था। फिर हमने भाग दो भारतीय नागरिकता को चालू कर लिया था। आज हम भारतीय नागरिकता को पूरा करेंगे। भारतीय नागरिकता भाग दो के अंतर्गत है, ठीक है ना। जो भारत के संविधान का जो भाग दो है उसमें नागरिकता के संबंधी क्या है उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देख लिया था कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग दो में, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर हमने पढ़ लिया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया था सरकार द्वारा, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 11 जो है, जो अनुच्छेद 11 दिख रहा है आपको, ये अनुच्छेद 11 जो है इसके तहत क्या है, नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि है उसको संसद बना सकती है, ठीक है ना। जो हमारी विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है जिसको संसद बोलते हैं, संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 ये कहता है। तो संसद ने क्या किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद में हमने जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसके अनुसार नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया सकती है उनको हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने देख लिया था कि पहला आधार जो था नागरिकता का, नागरिकता प्राप्त करने का, वो था जन्म से। फिर हमने देख लिया था दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। अब हमें देखना है देशीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है ना। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो कई सारे आधार बताता है नागरिकता प्राप्त करने के, ठीक है ना। किस आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो भारत की, ठीक है ना। हमारे देश की नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो हम देख रहे हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो देखो, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार क्या करती है, देशीकरण का क्या करती है, प्रमाण पत्र प्रदान करती है। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देशीकरण की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशी नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है आधार जो है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो देखो, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, ठीक है ना। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता यदि आपको प्राप्त करना है भारत सरकार से तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र दाखिल करना पड़ेगा भारत सरकार को। फिर यह आवश्यक है कि जब आपने प्रार्थना पत्र जब दाखिल किया है उसके 6 माह पूर्व से आप क्या कर रहे हो, भारत में रह रहे हो। एक शर्त ये है। फिर देखो दूसरी शर्त क्या है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर, ठीक है ना, अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो भी पंजीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, ऐसी स्त्रियां जो विदेशी हैं और भारतीय पुरुषों से या उस पुरुष से जो भारत की नागरिकता लिए हुए यदि विवाह करती है तो उसको भी क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी पंजीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल लिखा ना यहाँ पर, राष्ट्रमंडलीय देश, राष्ट्रमंडलीय देश से मतलब है ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश राष्ट्रकुल, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहे हैं, जहाँ पर ब्रिटिश का क्या रहा है, कभी ना कभी हुकूमत रही है, तो वो कहलाते हैं राष्ट्रमंडल देश, ठीक है ना। साथ साथ इसमें कुछ अन्य देश भी हैं जो शामिल हैं, एक पूरा एक ग्रुप, एक संघ बनाया है, राष्ट्रमंडल संघ। ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये एक संघ बनाया था राष्ट्रमंडल, तो वो राष्ट्रमंडलीय देश वो कहलाते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर देख लो अगला आधार जो है नागरिकता अधिनियम जो है 1955, उसके अंतर्गत अगला आधार जो है वो है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे आप, कल के दिन हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर कब्जा कर लें
और वहाँ पर क्या हो जाए, वो भारत का हिस्सा बन जाए। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, पंजाब दो हैं, एक भारत में पंजाब है, एक पाकिस्तान में पंजाब है। यदि हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो भारत का हिस्सा बन जाता है, तो वहाँ के नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, भारत देश के नागरिक कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, नागरिकता के आधार पढ़ा दिया। ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इतने सारे आधार हैं, इन आधारों को देख लो। जन्म से प्राप्त कर सकते हो, वंश परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, नागरिकता से क्वेश्चन बहुत ही कम देखे गए हैं या देखे ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 11 भाग 3 नागरिकता के अंतर्गत ही आता है संविधान के। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को क्या करता है, यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति संबंधी अधिनियम बना सकती है। ठीक है ना, भारतीय नागरिकता से संबंधित अधिनियम बना सकती है। ठीक है ना, अनुच्छेद 11 बोलता है। ठीक है, तो भारतीय संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या किया, पारित किया, जिसमें अभी तक इस प्रकार संशोधन हो चुका है। तो देखो इतने बार संशोधन हो चुका है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लो इसको। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, 1985, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है ना। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित एक नोट में ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये याद रखना आप। ठीक है, तो देखो कहाँ पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाया था। देखो, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तो केवल ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या 2019। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, तो देखो, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट जो है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि कितनी थी, 6 माह थी। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि कितनी, 6 माह। ठीक है ना, अब ये अवधि बढ़ा के 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति, ठीक है ना, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पढ़ लो आप। फिर देखो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रहा। सीएए के खिलाफ कई सारे क्या हुए, प्रोटेस्ट हुए, कई सारे विरोध प्रदर्शन किए गए सीएए के खिलाफ। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, 2019 में इसको लाया गया। ठीक है ना, तो देख लो, सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, नागरिकता संशोधन विधेयक, इसका हिंदी में मतलब हुआ। तो देखो, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 एवं राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया। इसके पारित होने की डेट आप याद रख लेना। ठीक है ना, और इसके पश्चात 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा यह कानून बन गया। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। ठीक है ना, यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से क्या किया गया, लागू किया गया। तो ये डेट आप याद रख लेना, सीए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस विधेयक द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको इतने सारे संशोधन दिखाए ना, अभी देखो इनको, ये लिखा है मैंने कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा है, 1955 है, याद रख लेना, ये फैक्ट याद रखना आप। इसमें इतने बार संशोधन हो चुका है, ये मैंने सारे संशोधन बताए। फिर कुछ मैंने ये संशोधन बताया आपको। ठीक है ना, उन्हीं में से एक संशोधन हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार ही क्या हुआ है, सीएए आया है। ठीक है ना। तो देखो, अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत है ना, सीएए के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो देखो वो प्रावधान देख लो। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की क्या की गई, अनुमति दी गई। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना, यहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है ना, मुस्लिम छोड़ के अन्य जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है ना, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिर देखो इसी का अगला क्या कहते हैं, क्या है प्रावधान, वो है इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है ना। तो क्या है, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं, कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई, ये याद रखना आप। ठीक ना, इनको नागरिकता देने की बात कही गई है। कायम है, 6 हैं ये, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई, इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया सीएए में। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेज के भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह अधिनियम कहता है कि आप 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष भारत में गुजार लो, तो आपके पास में उचित दस्तावेज भी नहीं हो, लेकिन आप क्या हैं, इनमें आते हो, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई में, तो आपको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि मुस्लिम हो गए आप तो नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर देखो, यह कानून 6वीं अनुसूची में वर्णित असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है उसके जनजातीय क्षेत्रों पर यह कानून लागू नहीं है। फिर अगला हम देखते हैं एनआरसी। एनआरसी की बात बहुत ज़्यादा चल रही, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है ना, तो इसको भी हमें देखना है एक बार। तो हमने सीए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो देखो, यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो भारत के नागरिक हैं उनका उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा कायम है एनआरसी में। ठीक है ना। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश में असम राज्य में यह लागू किया गया था, जिसमें यह प्रावधान रखा गया था कि भारत के नागरिक होने के लिए प्रवासी व्यक्तियों को दस्तावेज के माध्यम से यह साबित करना पड़ेगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पूर्व भारत आए थे। ठीक है ना। तो असम में क्या किया गया, इसको लागू किया गया अभी हाल में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू किया जा रहा है। उसमें यह प्रावधान है कि वहाँ के जो प्रवासी लोग हैं उनको यह साबित करना पड़ेगा दस्तावेज के माध्यम से कि जो उनके पूर्वज थे वो 24 मार्च 1971 से पूर्व भारत में आए थे। ठीक है, 24 मार्च 1971 के बाद के लोगों को भारत का नागरिक नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके लिए व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, जन्म का सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस आदि में से किसी एक प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए। इनमें से कोई दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्या है इसी का प्रावधान। उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान केवल असम राज्य के लिए क्या किया गया था, लागू किया गया था। असम में अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई। इस सूची में, ठीक है ना, इतने लोगों को शामिल नहीं किया गया, जबकि 3.11 करोड़ लोगों को इस नागरिकता सूची में शामिल किया गया तथा नागरिकता के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए कुछ जरूरी है, मैंने केवल नॉलेज के लिए ऐसा लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि एनआरसी जो है देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है ना, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजन। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में असम राज्य में अभी लागू किया गया है और भारत सरकार का कहना है कि बंगाल में भी ये लागू किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एनआरसी का मुद्दा है। तो एनआरसी आपको पता होना चाहिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है,
और ये भी याद रखना कि ये क्या किया गया है, असम राज्य के लिए लागू किया गया है। फिर हम देखते हैं भारतीय नागरिकता का अंत। तो भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखो, निम्नलिखित आधार हैं भारतीय नागरिकता के अंत होने के, भारतीय नागरिकता खत्म होने के। पहला क्या है, नागरिकता का क्या कर दे, परित्याग कर दे। कोई कोई भारत का नागरिक है, वो नागरिकता छोड़ दे तो उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार आपसे नागरिकता छीन भी सकती है यदि आपने कोई गलत काम किया है, देश विरोधी काम किया है, या आप कहीं किसी और देश में बस गए, वहाँ से देश विरोधी काम कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो ये नागरिकता को क्या है, ये नागरिकता के अंत होने के क्या है, आधार हैं। इन आधार पर आपकी क्या हो सकती है, नागरिकता अंत हो सकती है। साथ ही साथ कुछ और भी हैं, जैसे युद्ध काल में आप शत्रु देश की क्या कर लो, सहायता करो, ठीक है ना, तो क्या कर सकती है, आपसे नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। यदि आप भारत सरकार की अनुमति के बिना, ठीक है ना, भारत सरकार को बताए बिना लगातार 7 वर्ष से अधिक भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है ना, यदि आप भारत सरकार को बताए बिना 7 वर्ष, समझ आप, 7 वर्ष, 7 ईयर्स, 7 वर्ष से आप भारत सरकार को बताए बिना बाहर हो, तो भी आपकी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। यदि आपने पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है ना, पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, और 5 वर्ष के भीतर आपको विदेश में कहीं पर सजा हो जाती है। यदि आपने मान लो पंजीकरण और देशीकरण के दौरान नागरिकता प्राप्त कर ली भारत की, आप विदेश में हो, आपको विदेश में सजा होती है 2 वर्ष की, ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये सब कुछ आधार हैं, कुछ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने आपको ये लिखा नहीं। तो ये आप केवल ये 3 चीज़ें, ये 3 आप याद रखना, ठीक है ना, इस आधार पर आपकी क्या हो सकती है, नागरिकता जा सकती है। तो ये पूरा चैप्टर था, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको उसको पढ़ना था, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन कभी देखने को मिले नहीं है, ना आ सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। तो आज के लेक्चर का अंत यहीं करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को। वहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है। मौलिक अधिकार आपके कोर्स में भी है और बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।